हम सब हर रोज हर पल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी स्वाभाविक चीज़ है कि हम इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? भाषा सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। आज की हमारी चर्चा का आधार इग्नू की एक अकादमिक इकाई है जिसका शीर्षक है भाषा विज्ञान के सामान्य अंग। और मकसद है इस विज्ञान की मशीन को खोलकर देखना, इसके पुर्जों को समझना। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हम एक इमारत बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए ईंटें। ये हैं हमारी ध्वनियाँ। फिर हम इन ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी करेंगे, ये बन जाएंगे हमारे शब्द। दीवारों को सही क्रम में लगाकर हम कमरे बनाएंगे, ये है हमारे वाक्य। और आखिर में उस इमारत का मकसद क्या है, उसमें रहने का एहसास कैसा है, वो है उसका अर्थ। चलिए इस इमारत की नींव से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स ये है क्या? ये भाषा को हर एंगल से देखने का एक वैज्ञानिक नजरिया है। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि भाषा क्या है, बल्कि ये भी कि वो बनी कैसे, उसका विकास कैसे हुआ और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए। और ये कोई नया आइडिया तो है नहीं, इसकी जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं। ऋग्वेद के वाक् सूक्त से लेकर पाणिनि के व्याकरण तक भाषा पर हजारों साल से गहरा चिंतन होता आया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब पश्चिमी दुनिया ने भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की एक तरह से व्यवस्थित शुरुआत की, तो उसकी प्रेरणा भी भारत से ही मिली। 18वीं सदी में सर विलियम जोन्स नाम के एक अंग्रेज जज कलकत्ता में थे। उन्होंने जब संस्कृत सीखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में गजब की समानता है। अच्छा, जैसे संस्कृत का पितरी लैटिन में पाटर और अंग्रेजी में फादर बन जाता है, या मातृ का मेटर और मदर। तो इसी तुलनात्मक अध्ययन से आधुनिक भाषा विज्ञान की नींव पड़ी। तो ये ज्ञान की एक, कह सकते हैं, वैश्विक यात्रा रही है। इसमें एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। ये अकादमिक इकाई कहती है कि भाषा वैज्ञानिक ग्रामीण बोलियों का भी उतना ही अध्ययन करते हैं जितना साहित्यिक भाषा का। लेकिन क्या इससे उनका काम और मुश्किल नहीं हो जाता? साहित्यिक भाषा तो साफ सुथरी और नियमों में बंधी होती है। सड़क पर बोली जाने वाली भाषा तो बिगड़ी हुई मानी जाती है ना। उसमें से क्या वैज्ञानिक जानकारी मिल सकती है? ये एक बहुत ही आम और मजेदार गलतफहमी है। भाषा वैज्ञानिकों के लिए जिसे बिगड़ी हुई भाषा कहा जा रहा है, वो असल में सोने की खान है। सोने की खान? हाँ, साहित्यिक भाषा तो अक्सर नियमों में जकड़ी हुई और पुरानी हो जाती है। वो एक तरह से सजी समरी तस्वीर जैसी है। लेकिन भाषा का असली, जीता जागता और बदलता हुआ रूप तो बोलियों में ही दिखता है। भाषा असल में काम कैसे करती है, उसके नए रूप कैसे जन्म लेते हैं, ये सब हमें वहीं पता चलता है। तो जिसे हम अशुद्ध कहते हैं, वैज्ञानिकों के लिए वो भाषा का सबसे शुद्ध और कच्चा डेटा होता है। अरे वाह! भाषा का असली विज्ञान उसकी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि गली मोहल्लों में मिलता है। चलिए तो फिर उस इमारत को बनाना शुरू करते हैं। आपने कहा कि इसके 4 हिस्से हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। तो सबसे पहले पहली ईंट यानी ध्वनि पर आते हैं। इसे ध्वनि विज्ञान या फोनोलॉजी कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का अध्ययन है। यहीं पर एक बड़ा टेक्निकल सा शब्द आता है, स्वनिम या फोनीम। ये क्या भला है? ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल भी। देखिए, हम अपने मुंह से सैकड़ों तरह की ध्वनियां निकाल सकते हैं, पर हर ध्वनि का भाषा में कोई मतलब नहीं होता। स्वनिम किसी भी भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसे बदलने से शब्द का मतलब बदल जाए। अच्छा। हर ध्वनि स्वनिम नहीं होती, सिर्फ वो ध्वनि जो अर्थ में फर्क डाल सके। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। 3 शब्द लेते हैं, काल, गाल और लाल। यहाँ क, ग और ल, ये तीनों अलग अलग स्वनिम हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने क की जगह ग लगाया, समय का मतलब चेहरे का हिस्सा बन गया, अर्थ पूरी तरह बदल गया। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा क और ग की ध्वनि को 2 अलग अलग सार्थक इकाइयों की तरह पहचानती है। अच्छा, तो इसका हर भाषा का अपना अलग स्वनिमों का सेट होगा। जैसे हिंदी में ल और र 2 अलग स्वनिम हैं, रात और लात बिल्कुल अलग शब्द हैं। हाँ। पर शायद किसी और भाषा में, जैसे जापानी में, इन दोनों ध्वनियों का अंतर मायने ही ना रखता हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही भाषा विज्ञान का कमाल है। जापानी भाषा में ल और र के लिए एक ही स्वनिम है,
इसीलिए उन्हें इन दोनों में अंतर करने में अक्सर मुश्किल होती है, और इसी विज्ञान से हम भाषाओं के रिश्ते भी खोजते हैं। ये जानना कि संस्कृत का सत्य प्राकृत से होते हुए हिंदी में सच कैसे बना, या हस्त का हाथ कैसे हो गया, ये सब ध्वनि परिवर्तन के नियमों का ही अध्ययन है। ये तो एक तरह की भाषाई जासूसी हुई। कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास भाषा की ईंटें यानी स्वनिम आ गए हैं। अब इन ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी करते हैं, यानी शब्दों पर आते हैं, जिसे पद विज्ञान या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा उलझ गई। ये अकादमिक इकाई शब्द और पद में अंतर कर रही है। मेरे लिए तो राम एक शब्द है, और अगर मैं कहती हूँ राम ने खाना खाया, तो वहाँ भी राम एक शब्द ही है। ये अलग कैसे हुए? ये सवाल ही इस हिस्से का सार है। भाषा विज्ञान में शब्द को एक कच्चे माल की तरह देखा जाता है, जैसे राम, घर, जा, पढ़। संस्कृत में इसे प्रातिपदिक कहते हैं। ये अभी वाक्य में इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। जब हम इस कच्चे माल पर व्याकरण की मशीन चलाते हैं, यानी उसमें कोई विभक्ति या प्रत्यय जोड़ते हैं, तब वो पद बनता है। अच्छा। जैसे राम एक शब्द है, पर राम ने या राम का ये पद है। जा एक शब्द है, पर जाता है एक पद है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम जब भी बोलते हैं, हम असल में शब्दों का नहीं, पदों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग लगातार इन कच्चे शब्दों को व्याकरण के प्रत्यय लगाकर पकाने का काम करता है, ताकि वे वाक्य में फिट हो सकें। ये तो भाषा की एक पूरी छिपी हुई फैक्ट्री है, जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चल रही है। बिल्कुल। इसीलिए महाभाष्य में कहा गया है, अपदम न प्रयुंजीत, यानी बिना पद बनाए शब्द का वाक्य में प्रयोग न करें। अब यहीं पर एक और जरूरी पुर्जा आता है, रूपिम, मोफीम। अगर स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई थी जो अर्थ बदल सकती है, तो रूपिम अर्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना एक मतलब होता है। स्वनिम और रूपिम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे ऐसे समझिए, स्वनिम यानी फोनीम लेगो के एक सादे ब्लॉक जैसा है। क एक ब्लॉक है, ग दूसरा। अकेले इनका कोई मतलब नहीं, पर एक को दूसरे से बदलने पर काल का गाल बन जाता है, पूरी इमारत बदल जाती है। वहीं रूपिम यानी मॉर्फीम एक ऐसा लेगो का टुकड़ा है जिस पर पहले से ही कोई मतलब वाला स्टिकर लगा हुआ है। ये एक पूरा शब्द हो सकता है, जैसे घर, पानी, पेड़। इसे हम मुक्त रूपिम कहते हैं, क्योंकि ये अकेला खड़ा हो सकता है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है बद्ध रूपिम। ये भी मतलब वाला टुकड़ा है, पर यह अकेला खड़ा नहीं हो सकता। उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। जैसे असंभव शब्द में अ का अपना मतलब है नहीं, पर आप सिर्फ अ कह के अपनी बात नहीं कह सकते। सही बात है। उसे संभव के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। वैसे ही लिखाई में आई का मतलब है लिखने का काम, पर आई अकेला नहीं आ सकता। ये उपसर्ग और प्रत्ययी ही बद्ध रूपिम है। ठीक है, तो अब हमारे पास मतलब वाले टुकड़े हैं, राम ने घर देखा, पर इन्हें बस एक साथ रख देने से तो बात नहीं बनती। राम देखा ने घर, इसका कोई मतलब नहीं। तो वो कौन से नियम हैं, वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि इन दीवारों को किस क्रम में रखना है ताकि एक मजबूत और सार्थक कमरा यानी वाक्य बन सके? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर भाषा विज्ञान का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वाक्य विज्ञान या सिंटैक्स का काम शुरू होता है। ये असल में वाक्य बनाने के नियमों का विज्ञान है। हर भाषा का अपना अलग सिंटैक्स होता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं राम ने रावण को मारा, कर्ता कर्म क्रिया, पर अंग्रेजी में कहते हैं राम किल्ड रावण, कर्ता क्रिया कर्म। ये पदक्रम ही सिंटैक्स है। तो सिर्फ सही शब्दों का होना काफी नहीं है, उनका सही क्रम में होना भी जरूरी है। बिल्कुल। और इस पर भारतीय दर्शन में भी गजब का काम हुआ है। मीमांसा के एक आचार्य कुमारिल भट्ट ने एक सार्थक वाक्य के लिए 3 जरूरी शर्तें बताई थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वो क्या है? पहली शर्त है आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि वाक्य में एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की स्वाभाविक इच्छा पैदा होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ कहूं लड़का मैदान में, तो आपका दिमाग तुरंत पूछेगा क्या कर रहा है। ये जो अधूरापन है, यही आकांक्षा है जो पदों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरी शर्त? दूसरी है योग्यता, कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि पदों में लॉजिक भी होना चाहिए, उनमें आपसी संबंध की क्षमता होनी चाहिए। व्याकरण के हिसाब से मैं नाश्ते में बादल खा रहा हूं एक परफेक्ट वाक्य है। हाँ, इसमें कर्ता कर्म क्रिया सब है, सब कुछ है,
पर इसमें योग्यता नहीं है क्योंकि बादल खाया नहीं जा सकता। ये सुनने में मजेदार लग सकता है, पर भाषा विज्ञान की नज़र से ये एक अयोग्य वाक्य है। और तीसरी शर्त? तीसरी है सन्निधि या असात्ति, प्रॉक्सिमिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य के पदों को एक साथ बिना ज्यादा रुके बोलना चाहिए। अगर मैं सुबह कहूँ राम, फिर दोपहर में कहूँ ने और रात में कहूँ खाना खाया, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। जाहिर है, क्योंकि उन शब्दों के बीच कोई जुड़ाव ही नहीं है, उनमें निकटता नहीं है। तो जब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी एक सार्थक वाक्य बनता है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो हमारी इमारत की ईंटें जुड़ गईं, दीवारें बन गईं और कमरे भी तैयार हो गए। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। उस इमारत का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, यानी अर्थविज्ञान या सिमेंटिक्स। इस अकादमिक इकाई में इसे भाषा का आंतरिक पक्ष कहा गया है, जिसकी तुलना शरीर में आत्मा से की गई है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। ध्वनि, पद और वाक्य भाषा का शरीर है, तो अर्थ उसकी आत्मा है। इसके बिना सब कुछ बेमानी है। अर्थविज्ञान में हम यही पढ़ते हैं कि अर्थ बनता कैसे है और समय के साथ बदलता कैसे है। इसे अर्थाविकास कहते हैं। ये एक बहुत ही जीवंत प्रक्रिया है। इसके मोटे तौर पर 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, यानी जब एक शब्द का अर्थ समय के साथ फैल जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कुशल शब्द। इसका मूल अर्थ था कुश नाम की घास को कुशलता से उखाड़ लाने वाला, क्योंकि ये एक मुश्किल काम था। पर धीरे धीरे इसका अर्थ फैला और आज किसी भी काम में माहिर व्यक्ति को कुशल कहा जाता है, चाहे उसे ये भी ना पता हो कि कुश घास दिखती कैसी है। ये तो दिलचस्प है। और दूसरा प्रकार इसका उल्टा होगा, है ना? जी हाँ, दूसरा है अर्थ संकोच, कंट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। जब एक व्यापक अर्थ वाला शब्द किसी एक खास सीमित अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे मृग शब्द। संस्कृत में मृग का मतलब था कोई भी जानवर, इसीलिए सिंह को मृगराज यानी जानवरों का राजा कहते हैं। अच्छा। पर आज हिंदी में मृग का अर्थ सिकुड़कर सिर्फ हिरण रह गया है। इसी तरह असुर शब्द का अर्थ वेदों में शक्तिशाली देवता था, पर बाद में ये सिकुड़कर सिर्फ राक्षस के लिए रह गया। और तीसरा प्रकार? और तीसरा और सबसे मजेदार है अर्थादेश, शिफ्ट ऑफ मीनिंग, यानी जब मतलब पूरी तरह पलट जाए या बदल जाए। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो साहस शब्द है। बहुत पहले इसका अर्थ नकारात्मक था, बुरे काम जैसे चोरी, डकैती या हत्या। सच में? हाँ, पर आज इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया है और ये हिम्मत या बहादुरी जैसे सकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल होता है। क्या आज भी ऐसा हो रहा है हमारी आंखों के सामने? अरे ये तो हर रोज हो रहा है। सोचिए लिटरली शब्द के बारे में। पहले इसका मतलब था अक्षरशः, यानी जो लिखा है ठीक वही, पर अब लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा या सच में के भाव के लिए करते हैं। आई वॉज लिटरली डाइंग ऑफ लाफ्टर, कोई सच में मर नहीं रहा था। यहां पुराने अर्थ की जगह एक नया बिल्कुल अलग अर्थ आ गया है। यही तो भाषा का जीवित होना है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने भाषा की सबसे छोटी ईंट यानी ध्वनि से अपनी यात्रा शुरू की और इमारत की आत्मा यानी अर्थ पर आकर रुके। हमने देखा कि भाषा सिर्फ बोलने की चीज नहीं, बल्कि एक जटिल और खूबसूरत सिस्टम है। एक ऐसा तंत्र जिसका भारत से लेकर पश्चिम तक हजारों सालों से अध्ययन होता आ रहा है। बिल्कुल। ये अकादमिक इकाई हमें हर उस वाक्य के पीछे की जटिल मशीनरी की सराहना करने का एक ढांचा देती है जो हम बोलते या सुनते हैं। ये एक यात्रा है जो भौतिक दुनिया से शुरू होती है, यानी हमारे होठों से निकलने वाली ध्वनि की तरंगों से, और हमारे मन और विचारों की अमूर्त दुनिया तक जाती है, जहां अर्थ का निर्माण होता है। वाकई ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे कितना कुछ छिपा होता है। किसी स्रोत में एक जगह उल्लेख है कि अर्थ में बदलाव का एक कारण वक्ता की मनस्थिति भी होती है। जैसे दुख या संघर्ष के समय भाषा अक्सर सरल और सीधी हो जाती है। यह एक विचार को जन्म देता है। आज के इस तेज तर्रार डिजिटल संचार और सूचना के विस्फोट के दौर में, जहां हर कोई जल्दी में है, हमारी सामूहिक मनस्थिति आज के शब्दों के अर्थ को कैसे बदल रही है? कौन से शब्द हैं जिनका अर्थ हमारी आंखों के सामने ही फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, या शायद साहस और लिटरली की तरह पूरी तरह से बदल रहा है?